तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। और इस सीरीज का होने वाला है पार्ट नंबर 6। डेली शाम को 8 बजे आपको इस सीरीज का एक वीडियो मिलता है, यानी एक दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। तो इस सीरीज का ये 6 पार्ट है। पहले पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नंबर 2 है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 100 न्यूटन। देखिए, आपको पता होना चाहिए जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना है, 1/6 है। यानी अगर कितना है यहाँ पर 100, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1/6 कम हो जाएगा। तो कितना बचेगा, इससे डिवाइड होकर 100 बचेगा। तो अगर पृथ्वी पर किसी का भार 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, 100 न्यूटन होगा। आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के भार का चंद्रमा के भार निकालने के लिए आपको 6 से डिवाइड कर देना है। इसका रीज़न यह है क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9.8 न्यूटन। देखिए, आपको ध्यान रखना है 9.8 यानी न्यूटन होता है। आपको देखिए न्यूटन क्या होता है, एन, और इसका जो फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। यहाँ पर ए क्या होता है, त्वरण होता है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, डब्ल्यू बराबर जो वेट की है ये होता है एम जी। यहाँ पर एम द्रव्यमान होता है और जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। तो अगर 1 किलोग्राम राशि का वजन आएगा तो कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट नंबर 4, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? देखिए, मैंने अभी आपको भार का फॉर्मूला बताया था, ये क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। तो यहाँ पर पूछा गया हमसे कि जो भार है 29.4 न्यूटन है, तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा 29.4, और इस जी को, क्योंकि हमसे यहाँ पर द्रव्यमान पूछा, तो एम इधर ही रहेगा, और जी की जो वैल्यू होती है 9.8, इसको आप इधर ले आइए तो इससे कटेगा कितनी बार, यहाँ पर 3 बार कटेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 3 किलोग्राम होता है। तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार, किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 3 किलोग्राम होगा। देखिए, आपको ध्यान रखना है, आप कह सकते हैं जो वास्तविक वजन होता है हमारा वो द्रव्यमान ही होता है, क्योंकि जो वजन होता है एक्चुअल हमारा वो क्या है, घट बढ़ सकता है। और द्रव्यमान ना ही पृथ्वी पर, ना ही चंद्रमा पर, ना ही सूर्य पर कहीं नहीं घटता है, ना ही कहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, यानी कितने डिग्री पर होता है? तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व। नंबर 6 है, उत्प्लावकता से, यानी उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। जो उत्प्लावकता का सिद्धांत है वो किसका है, आर्किमिडीज का है, और इससे संबंधित जो वैज्ञानिक है वो कौन है, आर्किमिडीज ही है। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ये लगता है आप केंद्रीय बल, यानी केंद्र से ऊपर की ओर। एक अभिकेंद्री बल होता है जो क्या होता है, केंद्र की ओर को लगता है, ये ऊपर की ओर को लगता है। आपने देखा होगा क्रीम क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है पूरी दूध से, तो होता है अपकेंद्री बल। नेक्स्ट है, तेल, दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये चढ़ता है ऑप्शन नंबर बी, केशिका क्रिया के कारण, या ये केशिकात भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है नंबर 9। नंबर 9 है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए, एक्चुअल में तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन किताबों में जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है। नंबर 10 है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं? तो इतना, ये कौन सा टेम्परेचर है जिस पर क्या होता है, यानी कौन सा नियतांक है, तापमान और फ़ारेनहाइट के लिए जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है? तो ये है -40 डिग्री सेल्सियस। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला होता ही होता है एफ बराबर 9c/5 + 32, यानी कि 32। नेक्स्ट है नंबर 11। नंबर 11 है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी, धूल कण। क्योंकि धूल कणों के कारण ही इनसे क्या होता है, परावर्तित होते रहते हैं और ये चमकते हैं, वस्तुएं हमको चमकते हैं। नेक्स्ट नंबर 12।
एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। पहली बात आपको ध्यान रखना है, देखिए समतल इस तरह से दर्पण होता है, ये आने वाली किरण आपतित होती है और जो यहाँ से जाती है होती है परावर्तित किरण। इस तरह से अभिलंब होता है, तो आपतित और अभिलंब के बीच जो बनता है ये आपतन कोण होता है, परावर्तित और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होता है परावर्तन कोण। तो आपको ध्यान रखने हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण जो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों की वैल्यू बराबर होती है। नंबर 13 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश गुजरता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हीरे से कांच में। देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि हीरे का चमकना कैसी घटना है, यानी किस कारण चमकता है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमक पाता है। नंबर 14 है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है, यानी काम में लेते हैं, तो किसको लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण को, क्योंकि इससे क्या होता है जो छोटे छोटे बाल भी होते हैं वो बड़े बड़े करके आसानी से दिखाई दे जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 15। नंबर 15 है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जो साइड मिरर होता है पीछे का देखने के लिए कि पीछे कौन सी वस्तु आ रही है कौन सी वस्तु नहीं आ रही है, कौन सा ट्रैफिक या कार बस मोटरसाइकिल, तो पीछे की सभी वस्तुओं को देखने के लिए जो जिसे पश्च दृश्य यहाँ पर कहा गया है, तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या आता है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण का। ध्यान रखना है आपको, हेडलाइटें जो होती हैं उसमें कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। नंबर 16 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था, यानी इसको सबसे पहले किसने अवलोकित किया था, तो ये क्या था ऑप्शन नंबर बी, ऑरस्टेड द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, ऑरस्टेड द्वारा। नेक्स्ट है नंबर 17। नंबर 17 है, शुष्क सेल होता है, तो शुष्क सेल क्या होता है, तो ये एक प्राथमिक सेल होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए प्राथमिक सेल क्या होते हैं, इन्हें हम एक बार यूज करके दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, मतलब इनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, एक बार यूज होने के बाद ही खराब हो जाते हैं। नंबर 18 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, टेलीविजन का आविष्कार, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जे.एल. बेयर्ड के द्वारा, यानी टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट है नंबर 19, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो हाइड्रोजन बम को विकसित किया था ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया, एडवर्ड टेलर के द्वारा। नंबर 20 है, स्कूटर का आविष्कारक है, यानी स्कूटर का जो आविष्कार किया था ये किसने किया था, देखिए स्कूटर का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर ए, व्रोट्सा ने, जी व्रोट्सा ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज फिजिक्स के पार्ट नंबर 6 20 कुछ कंप्लीट किए हैं। आई होप वीडियो पसंद आई हो, आपने इसको पूरा देखा हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।